सास ने अपने बेटे को यकीन दिलाया कि उसकी बीवी उसे अकेले में मारती है ताकि बेटा गुस्से में आकर उसे तलाक दे दे। बेटे ने सच जानने के लिए कमरे में खामोशी से खुफिया कैमरा लगा दिया। अगली रात जब माँ की चीखें सुनाई दी तो बेटा फौरन कैमरे की लाइव फुटेज देखने लगा। स्क्रीन पर बीवी की जगह जिस शख्स को अपनी माँ का गला दबाते हुए देखा तो बेटे के हाथ से खून गिर गया, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कहते हैं कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। शायद ये कहानी सुनकर आप लोगों को भी यकीन हो जाए। मेरा नाम अजीम है। मैं एक नॉर्मल सा इंसान था। थोड़ी पढ़ाई की, बाबा सरकारी मुलाजम से, तो इनकी जगह पर मेरी नौकरी लग गई और बाबा बीमार हो गए। अब वो चारपाई पर पड़े रहते थे। इनके सिर्फ हाथ थोड़े बहुत हिलते थे, बाकी पूरी बॉडी पे लकवा मारा हुआ था। जिस रात ये सब कुछ हुआ था मैं घर पर नहीं था। बाबा को ठीक ठाक छोड़कर गया था, लेकिन जब वापस आया तो पता चला कि इनकी हालत ऐसी थी। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो खुद नहीं जानती ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन अब माँ को बाबा का ख्याल करना पड़ता था और घर के काम रह जाते थे। किसी ने कहा कि शादी कर लो, घर में लड़की आ जाएगी तो घर तो संभाल लेगी, और वैसे भी तो तुम्हारी शादी की उम्र है, सरकारी नौकरी भी लगी हुई है, और क्या चाहिए। माँ से कहा कि आप रिश्ता तलाश करें। मैंने कहा ठीक है। माँ ने रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। घर में अजीब सी खामोशी रहती थी। बाबा की सांसों की हल्की सी आवाज़ और माँ की कदमों की चाप पूरे घर में गूंजती थी। मैं जब काम से वापस आता तो दिल पर बोझ सा होता था। चारपाई पर लेटे बाबा की तरफ देखता तो दिल टूट जाता। माँ के चेहरे पर थकन साफ नजर आती थी। कुछ दिनों बाद माँ ने एक रिश्ते का जिक्र किया। इसकी आवाज़ में उम्मीद थी। उन्होंने कहा लड़की सादा है, घर के काम जानती है। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। मुझे भी लगता था शायद घर में किसी के आने से सब ठीक हो जाएगा। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठा तो बाहर अंधेरा फैला हुआ था। हवा दरख्तों से टकरा रही थी और घर की दीवारें जैसे सब कुछ सुन रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी बदलने वाली है, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये तब्दीली सुकून लाएगी या आजमाइश बन जाएगी। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में सोचा कि अब जो भी होगा इसी घर के अंदर होगा, जहाँ पहले ही खामोशी और दर्द बसेरा किए हुए। माँ ने पहले ख़ानदान में बात की। माँ का कहना था कि ख़ानदान में बहुत सी लड़कियाँ हैं, ऐसा ना हो कि हम दोबारा रिश्ता बाहर दे दें और वो कहेंगे कि हमसे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि इनकी बेटी की शादी ख़ानदान में हो जाए, देखभाल ले लोग में हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जिससे भी जिक्र किया उन्होंने कहा लड़का तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, नौकरी भी बहुत अच्छी है। सरकारी नौकरी वाले तो आंखें बंद करके लड़की मिल जाती है, लेकिन जो लड़की की माँ है वो बड़ी ख़तरनाक औरत है। हम इस घर में अपनी बेटी नहीं भेज सकते। लड़का तो सुबह जाएगा रात को आएगा, बेटी ने पूरा दिन तो इस औरत के साथ गुजारना है। पता नहीं जी इसके साथ क्या करेगी। ये बात जो सामने निकल के आने लगी तो मेरी माँ ने गुस्सा करना शुरू कर दिया कि मैं क्या बंदे खाती हूँ। ये क्या बात हुई, मेरा नाम लेकर वो इनकार कर रहे हैं। मैंने क्या किसी के साथ बुरा किया है। घर का माहौल बदलने लगा। माँ के चेहरे पर गुस्सा और दुख एक साथ नजर आता था। वो बार बार यही कहती थी कि लोगों ने भला वजह बातें बनाई हैं। मैं खामोशी से इनकी बातें सुनता रहता था। मेरे दिल में अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था, जैसे कोई छुपी हुई बात है जो मैं नहीं जानता। एक दिन माँ ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और कमरे में बैठ गई। उनकी आंखों में नमी थी, मगर लहजा सख्त था। उन्होंने कहा कि लोग हसद करते हैं, इन्हें हमारा सुकून बर्दाश्त नहीं। मैं इनकी बात सुनकर खामोश हो गया, मगर दिल में उठने लगे सवाल कि अगर ये सब गलत है तो एक जैसी बात सब क्यों कर रहे हैं। बाबा इसी तरह चारपाई पे लेटे रहते थे। इनकी आंखें कभी कभी मेरी तरफ उठती, जैसे वो कुछ कहना चाहते हूँ, मगर ज़बान साथ नहीं देती थी। इनके पास बैठकर मुझे सुकून भी मिलता था और बेबसी भी महसूस होती थी। माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर ख़ानदान वाले नहीं मानते तो बाहर से रिश्ता करेंगे। मैंने सर झुकाकर हाँ कर दी, मगर दिल में एक बोझ सा बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई अनदेखा खतरा हमारे घर की दीवारों के साथ साथ चल रहा हो और हमें नज़र भी नहीं आ रहा हो। मुझे नहीं पता
मेरी माँ की ज़िंदगी कैसे गुजरी थी, लेकिन जो मुझे याद था वो ये कि मेरी माँ की शादी जॉइंट फैमिली में हुई थी। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो इनका शोहर यानी कि मेरे पापा इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। और सुना था कि वो जॉइंट फैमिली में सबसे छोटे बेटे की बीवी थी और 4 बड़े भाई थे जो आज तक अलग नहीं हुए, लेकिन वो 2 महीने बाद ही अलग हो गई थी। अब ये नहीं पता कि किस तरह हुई थी अलग, लेकिन जो लोग शादी के बाद अलग होते हैं वो किसी न किसी वजह पर ही अलग होते हैं। प्यार मोहब्बत से तो ऐसा नहीं होता। और मुझे ये भी पता था कि मेरी माँ गुस्से की थोड़ी तेज़ है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे भी बचपन में बहुत सख्ती से पाला था। ज़रा सी कोई बात नहीं होती थी कि मुंह पे थप्पड़ दे मारती थी। सोचता था कि माँ बाप को थोड़ी सख्ती करनी चाहिए, बच्चों को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। मेरा बच्चा मेरा प्यारा इस तरह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माशरा कौन सा रहम दिल है। और रही बात ख़ानदान के लोगों की, तो मेरी माँ खूबसूरत थी, शायद ख़ानदान के लोग मेरी माँ से जलते थे। मेरी चाचियाँ, मेरी ताई अम्मी, सब लोग शायद जलते थे, इसलिए बुरी बुरी बातें करते थे। और जब कोई गलत बात करता था तो गुस्सा तो आता ही है। अभी ये बात भी तो गलत थी कि लड़का अच्छा है लेकिन इसकी माँ की वजह से हमने रिश्ता नहीं देना। ये भला क्या बात हुई? मैं तो अपनी माँ की तरफ थे, इसीलिए मेरे सामने तो जिसने भी कोई बात की मैंने तो इसे बातें सुनाई, गुस्सा किया और कहा कि दफ़ा हो जाओ। घर के सहन में शाम के वक्त एक अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। दीवारों पर पड़ती धूप धीरे धीरे मद्धम हो जाती और हवा में जैसे पुरानी बातों की सरगोशियाँ गूंजती थी। मैं अक्सर चारपाई के पास बैठकर बाबा के चेहरे को देखता रहता। इनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द होता था, जैसे वो सब कुछ जानते हो मगर कह ना पा रहे हो। माँ किचन में बर्तन ज़ोर ज़ोर से रखती थी, इनके हाथों की हरकत में गुस्सा साफ नज़र आता था। जब भी ख़ानदान का जिक्र होता इनकी आवाज़ बदल जाती। वो कहती कि सब झूठ बोलते हैं, सबको हमारी खुशी से मसला है। मैं इनकी बात मान लेता था, क्योंकि मेरे पास और कोई सच नहीं था। लेकिन रात के वक्त जब मैं अकेला होता तो दिल में सवाल उठते थे, अगर सब लोग एक ही जैसी बातें कर रहे हैं तो क्या वाकई सब गलत है, या फिर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपाई गई है। मैं छत की तरफ देखता रहता और दिल में बेचैनी बढ़ती जाती। मुझे बचपन के वो दिन याद आते थे जब माँ की एक नज़र से ही मैं सहम जाता था। इनके कदमों की आवाज़ सुनते ही दिल धड़कने लगा। वो सख्ती से बातें करती और मैं खामोशी से सर झुका लेता था। तब मैं समझता था कि शायद यही तरबियत है, यही मजबूती है। मगर अब जब मैं बड़ा हो चुका था तो वही सख्ती मुझे किसी और रंग में नज़र आने लगी थी। एक दिन जब एक रिश्तेदार हमारे घर आया और इसने भी वही बात दोहराई कि हम लड़के को पसंद करते हैं, मगर इसकी माँ की वजह से नहीं, तो मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो गया। मैंने इसको सख्त अल्फाज में जवाब दिया और दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। वो खामोशी से उठा और चला गया, मगर इसके जाने के बाद घर में एक भारी खामोशी छा गई। माँ ने मुझे देखा और इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरे इस रवैये से खुश हों। मैंने भी सर झुका लिया, मगर दिल के अंदर कहीं न कहीं एक हल्की सी खलश रह गई, जैसे मैंने किसी सच को सुनने से पहले ही दबा दिया हो और अब वो सच मेरे इर्द गिर्द ही कहीं सांस ले रहा हो। एक दिन मेरी माँ ने खुद ही मेरे लिए रिश्ता भी पसंद कर लिया, फाइनल भी कर लिया। पता चला कि लड़की पढ़ी लिखी हुई नहीं है, इसके माँ बाप भी नहीं, और वो अपने भाई भाभी के घर रहती थी, जो इसकी शादी करा के यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि आने जाने का भी कोई चक्कर नहीं कि मायके जा रही है आ रही है, क्योंकि पीछे कोई है नहीं। लड़की का नाम मरियम था, कम उम्र थी लेकिन कामों में बहुत तेज़ बताई जा रही थी। जब मुझे तस्वीर दिखाई मुझे लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसका रंग सांवला सा था, होंठ मोटे मोटे थे। मुझे ऐसी औरतें नहीं पसंद थी। मैंने अम्मी से कहा मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। अम्मी ने कहा कि मैं तो ज़बान दे आई हूँ। मैंने कहा कि जब इसके माँ बाप ही नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, तो ज़बान किसको दे दी है आपने? कोई और लड़की तलाश कर ले। माँ का कहना था कि नहीं, मुझे तो यही लड़की पसंद है। शक्ल सूरत में क्या रखा है, दिल का साफ़ होना चाहिए इंसान का। मैंने कहा दिल का भी तो आपको नहीं पता कि वो कैसी होगी। माँ ने कहा कि नहीं, मुझे यही लड़की पसंद है। माँ ने ज़िद करके ली। मैं सोच रहा था कि सरकारी नौकरी वालों को तो एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाते हैं। बाबा भी तो सरकारी नौकरी वाले थे, सांवले से थे, लेकिन माँ जैसी खूबसूरत लड़की मिली
اور اب میری باری میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا امی کو کہ مجھے لڑکی پسند نہیں، پر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی لڑکی آئے گی۔ پھر جب شادی میں 2 دن رہ گئے تھے تو میں نے امی کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا۔ امی کہہ رہی تھی کہ میں کوئی پاگل ہوں، اپنی زندگی مشکل کر لوں، اپنے سرکاری بیٹے کو خوبصورت لڑکی لے کے دے دوں گا، اور خوبصورت لڑکی پا کر تو مرد کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے، بیوی کے پیچھے لگ جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ یہ لڑکی پوری شکل کی مالک ہے، گھر کے کام بھی کرے گی، اور ہمیں تو گھر کے کاموں سے مطلب ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ امی نے میرے بارے میں سوچ کے لڑکی پسند نہیں کی تھی، بلکہ اپنے بارے میں سوچ کے کی تھی۔ لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ اب تو شادی میں 2 دن رہ گئے تھے۔ میں یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ چلو ماں ہے، نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہی انصاف کرے گا۔ شادی کے دن گھر میں ہلکی روشنیوں کی چمک تھی، دیواروں پہ لگی سجاوٹ خاموشی سے جھلملا رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے میں کسی ایسے راستے پہ چل پڑا ہوں جس کا انجام مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر رسم میں شامل تھا، مگر دل کہیں اور تھا۔ جب مریم اس گھر میں آئی تو اس کے قدم بہت ہلکے تھے، اس کی آنکھوں میں جھجک تھی اور چہرے پہ سادگی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت میں نمی تھی اور لہجے میں ادب تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے گھر کو سنبھال لیا، صبح سویرے اٹھتی، کچن میں کام کرتی، گھر صاف کرتی اور پھر پاپا کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، ان کے ہاتھوں کو نرمی سے سہلاتی، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ پاپا کی آنکھوں میں ایک سکون آ جاتا تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں جب کام سے واپس آتا تو وہ دروازے پہ خاموشی سے کھڑی ہوتی، پانی دیتی اور بہت ادب سے بات کرتی۔ اس کے انداز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ جو بھی کرتی دل سے کرتی تھی۔ میں حیران تھا کہ جس لڑکی کو میں نے صرف شکل کی بنیاد پر رد کر دیا تھا، وہ اندر سے اتنی صاف نکلی۔ پاپا بول نہیں سکتے تھے، مگر ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی تھی۔ جب مریم ان کے پاس ہوتی تو ان کی آنکھوں کی چمک آ جاتی، جیسے وہ خوش ہوں، جیسے انہیں سکون مل رہا ہو۔ میں یہ سب دیکھتا تو دل میں ایک نرم سا احساس پیدا ہوتا، ماں کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اسے اس گھر میں لائی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، گھر میں جو خاموشی اور بوجھ تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور شاید ہماری زندگی میں سکون واپس آ جائے گا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی پھر بھی باقی تھی، جیسے کوئی اندیکھا سا سایہ ابھی بھی ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ مریم نے آتے ہی گھر سنبھال لیا، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، برتن دھونا، گھر کی سیٹنگ کرنا، بابا کے لیے پریزی کھانا بنانا وغیرہ، اور میرا بھی خیال کرتی تھی۔ میں جب کر آتا تھا میرے لیے تیار بھی ہوتی تھی اور عزت سے پیش بھی آتی تھی۔ جب وہ میرے ساتھ اچھی سی تھی تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی اس کے لیے کچھ کروں، تو کبھی اس کے لیے کچھ چاکلیٹ لے آتا، کبھی چھوٹا سا برگر لے آتا، کبھی کوئی جوس یا بوتل لے آتا، تو وہ بھی خوش ہو جاتی۔ ہم دونوں کا رشتہ بھی ٹھیک جا رہا تھا، اور واقعی مجھے احساس ہوا کہ اور پھر انسان شکل کا اچھا ہے لیکن اخلاق اور دل کا اچھا نہیں ہے تو شکل کا بیٹھ کے اچار ڈالنا ہے، دل کا اچھا ہونا تو بری شکل بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور مریم کے ساتھ میری زندگی نارمل گزر رہی تھی، جیسے نارمل میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن نہ میری ماں کی باتیں کچھ نہ کچھ بدلنے لگی۔ کبھی کہتی کھانے میں نمک تیز ہے جبکہ نمک صحیح ہوتا، تو کبھی کہتی کہ روٹی کچی ہے جبکہ وہ روٹی بہت اچھی بناتی تھی۔ اس کے کاموں میں امی نے کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ ایک دن تو ہم دونوں نے باہر جانے کا پلان بنایا تو امی نے ہمارا پلان خراب کر دیا۔ جب پہلے سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اور جیسے ہی ہم نے ارادہ کیا کہ نہیں جاتے تو اٹھ کے کام کرنا شروع کر دیے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ امی کی حرکتیں کیا ہیں اور ان کے اندر کی ساس جاگ رہی ہے، اور اگر مریم کے اندر کی بہو بھی جاگ جاتی تو پھر اس گھر میں میدان جنگ بن جاتا۔ لیکن ابھی تک مریم بہت صبر کے ساتھ کام کر لے رہی تھی، پر امی اپنی آئی پہ آ چکی تھی، بالکل روایتی ساس والا رویہ اپنا چکی تھی۔ گھر کا ماحول بظاہر پرسکون تھا، مگر اس سکون کے نیچے ایک ہلکی سی کشیدگی ہر وقت موجود رہتی تھی۔ صبح کے وقت کچن سے برتنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آتی، مریم خاموشی سے کام کرتی رہتی، اس کے قدموں میں تھکن ہوتی مگر چہرے پر شکایت نہیں ہوتی تھی۔
وہ ہر کام دل لگا کر کرتی جیسے یہ گھر ہی اس کی پوری دنیا ہو۔ میں جب شام کو واپس آتا تو دروازہ کھلتے ہی ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوتی۔ مریم سادہ کپڑوں میں مگر سلیقے سے کھڑی ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی تھکن اور تھوڑی سی خوشی ہوتی۔ وہ پانی دیتی اور دھیرے سے پوچھتی کہ دن کیسا گزرا۔ میں اس کے لہجے میں خلوص محسوس کرتا تو دل نرم ہو جاتا۔ بابا کے کمرے میں ہلکی روشنی رہتی۔ مریم ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو سہلاتی رہتی، کبھی ان کے لیے دلیا بناتی، کبھی دوا وقت پر دیتی۔ بابا کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک خاموشی سی دوا ہوتی جو صاف نظر آتی تھی، لیکن اسی گھر کے ایک کونے میں ماں کا رویہ بدل رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی ہو کر اچانک کہہ دیتی کہ نمک زیادہ ہے، جبکہ میں خود کھانا چکھتا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ کبھی وہ روٹی کو ہاتھ میں لے کے کہتی کہ یہ کچی ہے، حالانکہ وہ نرم اور اچھی پکی ہوتی۔ مریم سر جھکا کر بس سن لیتی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی آتی، مگر وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت ہم نے باہر جانے کا ارادہ کیا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ میں نے سوچا کہ مریم کو تھوڑی خوشی ملے گی، مگر جیسے ہی ہم تیار ہونے لگے ماں نے اچانک سر پکڑ لیا اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ ہم دونوں رک گئے۔ مریم فوراً پانی لے کر آئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ ہم نے باہر جانے کا ارادہ ختم کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد ماں اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور معمول کے کام کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں دروازے کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں ایک بوجھ سا آ گیا تھا۔ اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ گھر کی دیواریں جیسے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف مریم کا صبر تھا جو ہر بات سہ کر بھی قائم تھا، اور دوسری طرف ماں کا بدلتا ہوا رویہ تھا جو ہر دن کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ میں بیچ میں کھڑا تھا، نہ ماں کو کچھ کہہ سکتا تھا، نہ مریم کے صبر کو اور آزمانا چاہتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو یہ خاموشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی اور ایک دن یہ گھر واقعی میدان جنگ بن جائے گا۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کو بات کرتے ہوئے سنا۔ اس نے کہا کہ جو گھر کی عورت ہوتی ہے نا، جب اس کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں اور وہ بجٹ چلاتی ہے تو گھر میں برکت آتی ہے۔ میں اپنے اس دوست کی پہلے بھی بڑی باتیں مانتا تھا۔ یہ عمر میں مجھ سے بڑا اور تجربے کار تھا، لیکن میرا دوست تھا۔ اصل میں یہ میرے والد صاحب کا دوست تھا جو ابھی تک اس محکمے میں تھا، اور والد صاحب بیماری کی وجہ سے گھر بیٹھے تھے۔ بڑوں کی باتوں میں واقعی وزن ہوتا ہے۔ اس دن اس کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ میں گھر آیا تو کافی دیر تک سوچتا رہا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، لیکن گھر کا خرچہ تو پہلے ہی امی کے ہاتھ میں تھا۔ میں کسی نئی بات سے گھر میں مزید مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا، مگر دل میں ایک خیال ضرور آ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مریم کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دوں گا۔ میں نے اسے 5,000 روپے دینے شروع کر دیے۔ جب میں نے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا کہ پھر بھی رکھو، یہ تمہارے لیے ہے، اگر گھر میں لگانا چاہو تو لگا دینا۔ اس نے خاموشی سے پیسے لے لیے اور سنبھال کر رکھ دیے۔ گھر کا ماحول ویسا ہی چلتا رہا۔ صبح کی مصروفیات، شام کی تھکن اور ماں کی وہی باتیں جو ہر روز کسی نہ کسی بات پر شروع ہو جاتی تھی۔ کبھی کھانے پر اعتراض، کبھی صفائی پر، کبھی کسی اور بات پر۔ مریم ہر بات خاموشی سے سنتی رہتی۔ اس کے چہرے پہ صبر ہوتا تھا، جیسے وہ کسی بڑے مقصد کے لیے خود کو روک رہی ہو۔ 2 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کر رہی ہوگی، مگر میں نے کبھی پوچھا نہیں۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ پیسے تو خرچ ہو گئے ہوں گے، یہ لو اور لے لو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، نہیں، وہ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم نے کیوں خرچ نہیں کیے؟ تو اس نے کہا کہ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پھر وہ اندر گئی اور ایک کپڑا لے آئی۔ اس نے اس میں بندھے ہوئے پیسے میرے سامنے رکھ دیے۔ جب میں نے گنے تو وہ 12,000 تھے۔ میں نے حیرانگی سے کہا، یہ تو 10 ہونے چاہیے تھے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ کبھی کبھی آپ کی جیب سے پیسے مل جاتے ہیں تو میں وہ بھی اس میں رکھ لیتی ہوں، اور آپ کے ابو نے بھی مجھے کچھ پیسے دیے تھے۔ میں خاموش ہو کر اس کی بات سنتا رہا۔
پھر اس نے بہت سکون سے کہا کہ ایک کام کریں، میں نے ایک مشین دیکھی ہے جس سے ابو کے ہاتھوں کے ایکسرسائز ہو سکتی ہے، وہ 15,000 کی ہے۔ اگر آپ 3,000 اور ڈال دیں تو ہم وہ مشین لے سکتے ہیں، شاید اس سے ان کے ہاتھ بہتر ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرے دل پر جیسے کوئی نرم روشنی اتر آئی۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پہ سادگی تھی مگر دل کی خوبصورتی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا بلکہ سب کچھ اس گھر اور میرے پاپا کے لیے سوچا۔ میں نے خوشی سے کہا کہ وہ مشین بھی میں لے لوں گا اور یہ پیسے بھی تم اپنے پاس رکھو، تم اپنے لیے کپڑے لے لینا، عید آنے والی ہے۔ اس نے پھر انکار کر دیا مگر میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تمہارا حق ہے۔ اس لمحے مجھے دل سے یہ احساس ہوا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے دل میں ہوتی ہے۔ شکل تو صرف ایک پردہ ہے، اصل حسن تو نیت اور کردار کا ہوتا ہے۔ اور اس دن یہ بات میرے لیے پوری طرح سچ ثابت ہو گئی تھی۔ میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اپنی خوش اخلاق اور اچھی بیوی کے ساتھ خوش ہو رہا تھا، لیکن جتنا میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا اتنی ہی میری ماں پریشان تھی اور ان کے دل کی میں پلاننگ بن رہی تھی۔ ان کو یہ بات بھی پتہ چل گئی تھی کہ میں ہر مہینے اپنی بیوی کو پیسے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ 5,000 دیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تو 5,000 نہیں تو 50,000 دیتا ہوگا، ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، تبھی تو اس نے نئے جوڑے لیے ہیں۔ میں نے کہا امی، اس کو اس گھر میں آئے ہوئے 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، اس نے ابھی جا کے جوڑے لیے ہیں اور آگے عید بھی تو آنے والی ہے۔ لیکن میری ماں خوش نہیں تھی۔ اب تو وہ میری بیوی کو گالیاں بھی دیتی، باتیں بھی سناتی۔ گھر کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ صحن میں وہی دیواریں تھیں، وہی دروازے تھے مگر ان کے بیچ ایک کھنچاؤ سا محسوس ہوتا تھا۔ صبح کے وقت جب میں کام پر جانے لگتا تو پیچھے سے آتی آوازوں میں تلخی شامل ہو چکی تھی۔ ماں کی آواز اونچی ہوتی اور مریم کی آواز بہت دھیمی رہتی، جیسے وہ ہر بات کو اپنے اندر ہی جذب کر لیتی ہو۔ ایک دن شام کو جب میں گھر واپس آیا تو مریم میرے سامنے آئی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی سوجن تھی اور ایک نشان سا بھی نظر آ رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے کہا کہ کچھ نہیں، پاؤں پھسل گیا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی آواز میں سچ کم اور چھپاؤ زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں بار بار پوچھتا رہا مگر وہ یہی کہتی رہی کہ پاؤں پھسل گیا تھا، مگر اس کے چہرے کی کیفیت کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دبا ہوا درد تھا، وہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہ پا رہی ہو۔ اس لمحے میرے دل میں عجیب سا بوجھ آ گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ ایک یتیم لڑکی جو اس گھر میں آئی تھی، اس کا کوئی اپنا نہیں تھا جو سب کی خدمت کر رہی تھی۔ کیا اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا تھا؟ اور اگر ہو رہا تھا تو کیا میں اس کا ذمہ دار نہیں تھا؟ کیا میں اسے اپنے نام پر اس گھر میں نہیں لایا تھا؟ میری گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا اور پھر فیصلہ کیا کہ ماں سے بات کرتا ہوں۔ میں ماں کے پاس گیا تو انہوں نے میری بات سننے سے پہلے ہی اپنی بات شروع کر دی۔ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیری بیوی مجھ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے، یہ دیکھ، یہ دیکھ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ دکھائے جہاں ہلکے سے نشان تھے۔ میں ایک دم ساکت ہو گیا۔ میرے لیے یہ سب سننا بہت مشکل تھا۔ ماں کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے دھکے دیتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے میرے ساتھ، لیکن میں نے تجھے نہیں بتایا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ جب ایسا کرتی ہے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ تو ہر بات بتاتے ہیں، پھر اتنی بڑی بات کیوں نہیں بتائی؟ ماں نے گہری سانس لی اور کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بتا دیتی ہوں نا، اتنی بڑی بات کیسے بتاتی؟ کہیں تو اس کو طلاق ہی نہ دے دیتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے سامنے دو چہرے تھے، ایک ماں کا جو بچپن سے میرے ساتھ تھی اور ایک بیوی کا جو میرے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ دونوں کی باتیں الگ تھیں اور دونوں ہی اپنے اپنے انداز میں سچ کہہ رہی تھی۔ رات کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ باہر اندھیرا تھا اور اندر میرے دل میں اس سے بھی زیادہ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں، کس پر یقین کروں۔ میں اس دوراہے پہ کھڑا تھا جہاں ہر راستہ کسی نہ کسی رشتے کو توڑنے کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں واقعی بیچ میں پھنس گیا ہوں، وہی کیفیت جو اکثر مردوں کے حصے میں آتی ہے جب ایک طرف ماں ہو اور دوسری طرف بیوی ہو اور دونوں کے درمیان سچ کہیں گم ہو جاتا ہے
और इंसान बस खड़ा रह जाता है, फैसला करने की हिम्मत भी नहीं होती और खामोश रहने का बोझ भी बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपने इसी दोस्त को बताया जो मुझे हमेशा अच्छा मशवरा देता था। इसने कहा कि ये तुम्हारी ज़िंदगी है, कोई स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है जो तुम कभी बहू की बात सुन रही हो, कभी माँ की बात सुन रही हो। मैंने कहा कि फिर क्या करूँ? इसने कहा कि आजकल तो डिजिटल ज़माना है, अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, घर में कैमरा लगवाओ। तुम्हारी माँ का यही इल्ज़ाम है ना कि तुम्हारी बीवी इस पे हाथ उठाती है, तो घर में कैमरा लगवाओ और दोनों को नहीं बताओ, तुम्हारे पास सबूत आ जाएगा। मैंने कहा कि बात तो इसकी ठीक है। मेरा एक दोस्त था जिसकी कैमरों की दुकान थी। मैं इसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मेरा घरेलू मामला है। मैंने कहा बस कैमरा चाहिए और मुझे सिखा भी दो कि किस तरह इस्तेमाल करना है। इसने कहा कि ठीक है, एक दिन के लिए कैमरा दे देता हूँ। इसने कैमरा भी दे दिया था और सिखा भी दिया था। अब इसने कहा कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो तुम जहाँ भी बैठे हो तुम्हारे फ़ोन पे आ जाएगी। मैंने कहा सही है। कैमरा मैंने वहीं पे लगा दिया, अब्बू के कमरे में, जहाँ पर मेरी माँ भी अक्सर बैठी रहती थी और अब्बू भी वहीं पे होते थे। और मेरी बीवी भी बार बार इनको कभी खाना देने कभी पानी देने वहाँ जाया करती थी, क्योंकि और कहीं कैमरा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो जगह घर का मरकज़ थी जहाँ सबके रास्ते जाकर मिलते थे। मैं काम कर पर बैठा था लेकिन मेरा दिल वहाँ नहीं था। मेरी नज़रें बार बार फ़ोन की स्क्रीन पे जा रही थी। लाइव फ़ोटो चल रही थी। कमरा साफ नज़र आ रहा था। दीवार के साथ चारपाई थी जिस पर अब्बा लेटे हुए थे। इनके पास एक छोटी मेज़ थी जिस पर दवाएं और पानी रखा था। रोशनी हल्की थी और कमरे में खामोशी बसी हुई थी। मरियम अंदर आती है, इसके हाथ में खाने की प्लेट होती है। वो नरमी से बाबा के पास बैठती है, इनको सहारा देती है, पानी पिलाती है। इसके अंदाज में खिदमत थी और एहतराम था। मैं ये सब देखकर दिल ही दिल में मुतमिन हो रहा था कि मेरी बीवी वाकई सच्ची है। इसी दौरान माँ कमरे में दाखिल होती है। इसकी चेहरे पे वही सख्ती थी। वो मरियम को देखती हैं और कुछ कहती हैं। मरियम सर झुका लेती है। फिर अचानक माँ के हाथ से प्लेट छूटती नहीं, बल्कि वो खुद ज़ोर से इसे ज़मीन पर फेंक देती है। खाना बिखर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। मैं समझ जाता हूँ कि मामला बिगड़ रहा है। मैं फ़ौरन उठता हूँ और घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। रास्ता जैसे लंबा हो गया था, मेरे कदम भारी लग रहे थे। मैं चलते चलते फ़ोन पर फुटेज देख रहा था। कमरे में शोर बढ़ रहा था। माँ चीख रही थी, हाथ पाँव मार रही थी, मगर अचानक मंजर बदल गया। मेरे कदम एकदम रुक गए। स्क्रीन पर जो दिखाई दिया, इसने मेरे अंदर से जैसे सांस निकाल ली। कोई था जो माँ का गला दबा रहा था। माँ तड़प रही थी, इनकी आवाज़ भराई हुई थी। वो मदद के लिए उठा रही थी, मगर वो मरियम नहीं थी। मेरा दिल दहल गया। मैं दौड़कर घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा इस कमरे की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद था। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला। जो मंजर मेरे सामने था, इसने मुझे हिला के रख दिया। मेरे बाबा जो चारपाई पे बेबस पड़े रहते थे, जिनके हाथ मुश्किल से हिलते थे, वहीं बाबा अपने पूरे जोर के साथ माँ का गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। इनके चेहरे पे गुस्सा था, इनकी आंखों में बरसों का दबा हुआ तूफान था। वो चारपाई पे लेटे लेटे ही अपने हाथों से माँ को पकड़े हुए थे। मैं फ़ौरन इनके पास गया और इन्हें अलग किया। माँ एक तरफ जाकर ज़मीन पर बैठ गई। इसकी सांसें तेज़ चल रही थी और वो रो रही थी। कमरे में एक अजीब सा खौफ फैल गया था। इसी लम्हे एक और हैरत हुई। बाबा की ज़बान जो बरसों से खामोश थी, अचानक चल पड़ी। इनकी आवाज़ भारी और टूटी हुई थी, मगर अल्फाज साफ थे। उन्होंने माँ की तरफ देखकर कहा कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज सुनकर जैसे वक्त रुक गया। कमरे की फिजा साकत हो गई। माँ वहीं ज़मीन पर बैठी रहेगी। इनके चेहरे पर यकीन और हैरत एक साथ थे। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं साकत खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो गया है। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया था। मैंने मरियम की तरफ देखा तो वो दीवार के पास बैठी थी। इसके सर से हल्का सा खून निकल रहा था। शायद किसी ने इसे धक्का दिया था। मैं फ़ौरन इसके पास गया और टिश्यू से इसका खून साफ किया, इसे सहारा देकर बैठाया। इसकी आंखों में दर्द था, मगर वो फिर भी खामोश थी। कमरे में हर तरफ बिखरा हुआ खाना था। चीखों की गूंज अब तक दीवारों में थी और मैं बीच में खड़ा था। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल था
कि ये सब क्यों हुआ। मुझे जवाब चाहिए था और अब मुझे यकीन था कि इस सब की हकीकत सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है और वो मेरे बाबा ही दे सकते थे। बाबा ने कहा कि जिस दिन से ये लड़की तुम्हारी बीवी इस घर में आई है, हमारी खिदमत कर रही है, हमारा ख्याल कर रही है। अगर हमारी अपनी कोई बेटी होती तो वो भी इतना ख्याल नहीं करती। क्या कुछ नहीं किया इसने हमारे लिए। और तुम्हारी माँ इसके पीछे पड़ी हुई है। कहते हैं कि किसी आदमी को इसकी बर्दाश्त की हद तक नहीं धकेलना चाहिए, लेकिन ये तो इस लड़की को इससे भी आगे ले गई है। कमरे में एक गहरी खामोशी थी। बाबा की आवाज़ टूटी हुई मगर भारी थी, जैसे हर लफ्ज़ बरसों के दर्द को साथ लेकर निकल रहा हो। मैं इनके सामने खड़ा था मगर मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए थे। मरियम एक तरफ बैठी थी, इसके सर पर टिश्यू रखा हुआ था, इसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। बाबा ने फिर कहा कि ये बेचारी अपनी ज़बान से कुछ न बोली, खिदमत करती रही, लेकिन ये औरत, इसके अंदर कोई ऐसा जहरीला जहर भरा हुआ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और आज इसकी वजह से ही मैं इस मकाम पर हूँ। मैंने इनकी तरफ देखा तो इनकी आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुझे पता है क्या हुआ था? इसको मैंने पकड़ा था किसी और के साथ, एक जवान लड़के के साथ, मेरे ही घर में मेरे ही बिस्तर पर बैठी थी। ये सुनकर मेरे कानों में जैसे शोर भर गया, मेरा सर घूमने लगा। बाबा की आवाज़ गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला तो ये झूठ बोलने लगी, कहने लगी कुछ नहीं है, मेरा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा कि मुझे लकवा मार गया और मैं किसी को कुछ बता भी ना सका। वो बोलते जा रहे थे और मैं अंदर से टूटता जा रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी इस हालत में भी ये मुझे धक्के देती थी, गालियाँ देती थी, कहती थी अच्छा हुआ मैंने इस जवान लड़के के साथ चक्कर चलाया। ये रोज़ मेरे सामने बैठकर प्लान बनाती थी कि कैसे अजीम को मरियम के खिलाफ करे, तलाक दिलवाए। कमरे की फिजा बोझल हो गई थी। पापा के अल्फाज जैसे दीवारों से टकरा कर वापस मेरे दिल में उतर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तुझे बताना चाहता था मगर मेरी ज़बान बंद थी, मेरे हाथ नहीं चलते थे, मेरे पाँव नहीं चलते थे। मगर आज जब मैंने देखा कि ये इस लड़की की जान लेने लगी है तो अल्लाह ने मेरे अंदर जान डाल दी थी। उन्होंने मरियम की तरफ इशारा किया और कहा कि ये तेरी बीवी माँ बनने वाली है और ये औरत एक नहीं दो जाने लेना चाहती है। इसको डर था कि बच्चा आ गया तो मेरा बेटा इसके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए इसने ये सब किया। मैंने मरियम की तरफ देखा, इसकी आंखों में खामोशी थी मगर इस खामोशी में कितने दर्द छुपे थे मैं सोच भी नहीं सकता था। पापा ने गहरी सांस ली और कहा कि मैंने आज इसको तलाक देकर अपनी जान छुड़वाई है। इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में गर्म शीशा डाला जा रहा हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। मेरी अपनी माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और इसके पीछे ये सारी हकीकत खड़ी थी। मैंने माँ की तरफ देखा और ज़मीन पर बैठी रो रही थी, मगर अब इनके आंसुओं में वो वज़न नहीं था जो पहले महसूस होता था। बाबा ने सख्त लहजे में कहा कि ये इस घर में नहीं रहेगी। अगर ये यहाँ रही तो मैं चला जाऊँगा। मैंने खुद को संभाला और बाबा के पास बैठ गया। मैंने कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको आंखों के सामने नहीं आएंगी। वैसे भी अब आपका इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। मैंने माँ को दूसरे कमरे में भेज दिया। घर की फिजा बदल चुकी थी, हर जगह अपनी चीज़ जगह पर थी, मगर अब सब कुछ वैसा नहीं रहा था। मैंने फ़ौरन मरियम को सहारा दिया और उसे अस्पताल ले गया। रास्ते में गाड़ी के अंदर खामोशी थी। मैंने इससे कहा कि तुम मुझे कुछ बता देती, तो इसने धीरे से कहा कि मैं घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें और हल्की रोशनी एक अलग ही सुकून दे रही थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और मुस्कुरा कर कहा कि ये माँ बनने वाली हैं, इनका दूसरा महीना शुरू है, अब इनको आराम की ज़रूरत है। ये सुनकर मेरे दिल में एक नई रोशनी आ गई, जैसे अंधेरे के बाद पहली किरण नमूदार होती है। अगले दिन मैंने घर के लिए एक नौकरानी रख ली ताकि मरियम को आराम मिल सके। अब वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी, मैं इसका ख्याल रखता था। बाबा की हालत में बेहतर होने लगी थी। इनके हाथों में पहले से ज़्यादा हरकत आ गई थी, सिर्फ टांगों का मसला बाकी था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो इसने कहा अगर बाकायदगी से एक्सरसाइज करवाई जाए
तो ये जल्द अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने बाबा की तरफ देखा। इनकी आंखों में उम्मीद थी और मेरे दिल में सुकून था कि शायद अब हमारी ज़िंदगी एक नए रास्ते पर चलने वाली है, जहाँ दर्द के बाद राहत हमारा इंतज़ार कर रही है। बाबा के लिए रोज़ाना फिजियोथेरापिस्ट आता। वो आकर इनके हाथों और पैरों की वर्जिश करवाता था ताकि जो माजूरी इन पर पड़ी थी इसका असर कम हो और वो दोबारा चलने फिरने के काबिल हो सके। नौकरानी घर के काम करती थी, कपड़े धोती और बर्तन धोती थी, खाना पकाती थी, घर की सफाई करती थी और हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखती थी ताकि मरियम को ज़्यादा काम न करना पड़े और वो आराम कर सके। माँ कमरे में कैद होकर रहती थी, बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। वो कमरे की दीवारों में छुपी रहती थी जैसे किसी कैद में डाल दी गई हो। दिन भर सिर्फ अपनी सोचों में डूबी रहती थी और खामोश रहती थी। कभी कभी खिड़की के पास आकर बाहर की दुनिया देखती थी मगर कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मुझे लगा कि माँ कमरे में है। मैंने आवाज़ दी लेकिन जवाब न आया। मैं करीब गया तो देखा कि कमरा खाली है और एक ख़त पड़ा है। ख़त हाथों में लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया। इनके अल्फाज जैसे दिल पर एक भारी पत्थर बनकर गिर रहे थे। मैंने देखा कि उन्होंने लिखा है कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरी गलतियों का एहसास हो गया है कि मैं बहुत बुरी हूँ और मेरी यही सज़ा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैंने हैरान होकर फ़ोन उठाया मगर उन्होंने कॉल नहीं उठाई। थोड़ी देर बाद मैंने दोबारा कॉल की तो उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि मैं ठीक हूँ और वापस नहीं आऊँगी। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कहा कि जैसे ही आपकी मर्ज़ी, मैं हर महीने आपके लिए 5,000 रुपये भेज दूँगा ताकि आपके काम आ जाए। वो खामोश हो गई। बोली कि आपकी नीयत ठीक है मगर मैं वापस नहीं आऊँगी। ये सुनते ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वाकई चली गई हैं और अब वापस नहीं आएगी। मैंने बाबा की तरफ देखा जो चारपाई पर बैठे थे। इनकी आंखों में सुकून था और थोड़ा सा मुस्कुराहट भी थी। वो अब अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। फिजियोथेरापिस्ट की मन्नत रंग ला रही थी और अब दोबारा चलने फिरने के काबिल हो गए थे। मेरी बीवी मरियम का ख्याल मैं खुद रखता था और वो हर वक्त अपने काम में मसरूफ़ रहती थी मगर अब मैंने नौकरानी रखकर इसका काम आसान कर दिया था। वो आराम से खाना खाती थी। वो भी खुश थी और मैं भी मुतमिन था। इसकी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। वो अब मेरे वालिदैन के लिए इतनी खिदमत कर रही थी कि मैं खुद भी हैरान रह जाता था कि इसकी नरमी और सब्र की कोई हद नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि मरियम के यहाँ होने वाली औलाद होने वाली है और बेटे की तवक्को है। ये सुनकर दिल खुशी से भर गया। हमने सब तैयारी शुरू कर दी थी। घर में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई थी। मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बाबा की मजूरी ख़त्म हो रही थी, मरियम का आराम हो रहा था और माँ का जाना हमें सुकून दे गया था। लोग कहते हैं कि मर्द ऐसे होते हैं, मर्द वैसे होते हैं कि वो अपनी बीवी के हक़ में नहीं होते, मगर मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब देखा कि एक औरत जब बुरी हो जाए तो वो सिर्फ किसी की ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरे घर और पूरे ख़ानदान और नस्लों को बर्बाद कर सकती है। वो जहर भरी औरत जो माँ बनकर भी मुदाखलत करती रही थी, इसने घर के माहौल को मसमूम कर दिया। इसके असरात सब पर थे और इसके जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बाबा के सब्र की कीमत मुझे समझ आई कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते होंगे। वो बेवफा औरत जिसके साथ वो एक पल नहीं रहना चाहते थे, वो घर के कोने में इनके साथ रहती थी और हर दिन इनके लिए एक अजाब था, मगर वो खामोश रहे और सब्र किया। इनकी ज़िंदगी की ये साल चारपाई पर पढ़कर गुजरा और हमें ये सोचता रहा कि अगर वो बोल पड़ते तो शायद चीज़ें बदल जाती, मगर वो खामोश रहे, सब्र की इंतहा दिखा दी। अब बाबा के हाथ चल रहे थे, पैरों में ताकत आ रही थी, दोबारा चलने लगे थे। वो मैं अपनी बीवी का ख्याल रखते थे और इस घर में के माहौल में सुकून था। मैंने मरियम की तरफ देखा, वो भी खुश थी और एक नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। इसके दिल में दुख की गहराई थी मगर इसने हौसले ने सब कुछ छुपाए रखा था। वो जलील हुई थी मगर अपनी इज्जत और खिदमत की बदौलत बच गई थी। मैंने घर के हर कोनों को देखा और हर चीज़ अपनी जगह पर थी। नौकरानी का काम मुकम्मल था। मरियम आराम से बैठी थी और बाबा अपने पाँव पे चल रहे थे।
माँ का ना होना हमें सुकून दे रहा था और इसके जाने से घर का माहौल साफ हो गया था। अब सबके चेहरे पर सुकून था और मैं सोचा कि ये सुकून हमारी मेहनत और सब्र का नतीजा है। हमने घर के लिए तैयारी शुरू कर दी। बच्चों के लिए कमरे सजाए गए, खिलौने रखे गए, मरियम को आराम दिया गया ताकि वो अपनी सेहत और हमल के लिए बेहतर हो सके। मैंने सोचा ये सब कुछ इसकी हिम्मत और हौसले की बदौलत मुमकिन हुआ है। अगर वो ना होती तो शायद घर आज परेशानी में डूबा होता। मैंने पापा के साथ बैठकर सोचा कि ज़िंदगी में कितने कठिन लम्हात आते हैं, मगर सब्र और ईमान के साथ इंसान हर मुश्किल से निकल सकता है। बाबा के हाथ और पाँव दोबारा काम कर रहे थे। मरियम की मोहब्बत और खिदमत ने घर को बचाया और माँ की गैर मौजूदगी ने माहौल को साफ किया। मैंने सोचा कि ज़िंदगी में औरत की नरमी और खिदमत का असर कितनी बड़ी ताकत रखता है। एक बुरी औरत सिर्फ एक घर को नहीं बल्कि नस्लों को बर्बाद कर सकती है, मगर एक अच्छी औरत जिसके दिल में मोहब्बत और खिदमत हो वो सब कुछ ठीक कर सकती है। हमने घर के काम बराबर तकसीम कर दिए। नौकरानी ने काम किया, मरियम ने आराम किया। बाबा की एक्सरसाइज मुकम्मल हुई और दोबारा चलने फिरने लगे। हमने सबके लिए खाने तैयार किए और घर में खामोशी की फिजा छा गई थी। हम सब ने एहसास किया कि ज़िंदगी में मोहब्बत, खिदमत और सब्र ही सब कुछ है। और अब हम सब सुकून से रहने लगे। मेरी बीवी के यहाँ औलाद की खुशी थी। हमने इसके लिए तमाम तैयारी मुकम्मल की थी। डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ सही है और बेटा होने वाला है। मैंने सोचा कि अब घर में सुकून है। बाबा अपनी हरकत में बेहतर हैं, मरियम खुश है और घर के बाकी लोग भी मुतमिन हैं। अब मुझे ज़िंदगी की हकीकत समझ आई कि बुरी औरत कितनी तबाही ला सकती है और अच्छी औरत कितनी बड़ी ताकत रखती है। और मैं खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मरियम आई और इसकी सब्र और खिदमत ने सब कुछ ठीक कर दिया। बाबा की सज़ा ख़त्म हुई, मरियम की ज़िल्लत ख़त्म हुई। अब हमारा घर सुकून और मोहब्बत से भरा हुआ है। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।